हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 10th के नोट्स और PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का हिंदी गोदली भाग 2 के गद्य खंड का 6वां पाठ बहादुर, जो कि एक कहानी है, उसका संपूर्ण व्याख्या करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको बहादुर कहानी पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपको हिंदी गोधुली भाग 2 के कक्षा 10 के किसी भी पाठ के लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर और व्याख्या वाले वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी गोधुली गद्य खंड संपूर्ण व्याख्या, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर 2023 के प्लेलिस्ट पेज में जाकर किसी भी पाठ की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस पाठ का हम आपको व्याख्या करवाते हुए चलते हैं, इस पाठ को लाइन बाय लाइन समझाते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको पाठ में लेखक के बारे में पढ़ना होता है। तो इस पाठ के लेखक अमरकांत जी हैं। लेखक से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेखक का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उनकी संपादित पुस्तकें, उनकी कृतियां, उनको कौन से पुरस्कार मिले, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको लेखक के बारे में पढ़ना चाहिए। तो इस पाठ के लेखक अमरकांत जी हैं। उनका इमेज मैंने ऐड कर दिया। अमरकांत जी ऐसे दिखते थे। तो आपको करना क्या, इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना है। मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलना है। मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा पाठ अच्छे से समझा दें और पाठ को समझने के बाद आपसे ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना हो जो आपसे ना बने। तो यह एक कहानी और कहानी पढ़ने में बहुत ज़्यादा एंजॉय आता है। आपको यह कहानी पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो सबसे पहले हम आपको लेखक के बारे में पढ़ा देते हैं। अमरकांत जी का इमेज मैंने आपको दिखा दिया है। हिंदी के सशक्त कलाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, जो 1942 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई। और अंततः 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। जो अमरकांत जी थे, उनका जन्म हुआ था जुलाई में 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी, लेकिन जो 1942 में स्वाधीनता संग्राम हुआ था, उस संग्राम के कारण उनकी जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई थी वह अधूरी रह गई थी। और अंततः 4 साल बाद उन्होंने 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया था। उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA किया और 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से उन्होंने कहानी लेखन की शुरुआत की। तो सबसे पहले तो उन्होंने इंटर किया, लेकिन जब इंटरमीडिएट की पढ़ाई उनकी अधूरी रह गई थी तो फिर उन्होंने 4 साल बाद 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज से अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई को पूरा किया था और 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA किया और 1948 ईस्वी में आगरा के एक दैनिक पत्र सैनिक संपादकीय विभाग में उन्होंने सबसे पहले नौकरी ली। और नौकरी लेने के बाद वे आगरा के एक दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में शामिल हो गए और उन्होंने वहां लेखन की शुरुआत की। बाद में दैनिक अमृत पत्रिका, इलाहाबाद दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभागों से संबंध रहे। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई। अर्थात जो अखिल भारतीय कहानी होती है उसकी भी प्रतियोगिता में उनकी कहानी थी डिप्टी कलेक्टरी, जिसको पुरस्कार मिला, उसको पुरस्कृत किया गया। उनके कथा लेखन के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अर्थात उन्होंने कथा लेखन की शुरुआत की थी, उनके लेखन के कारण उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। आज़ादी के बाद के हिंदी तथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में मध्यवर्ग, विशेषकर निम्न मध्यवर्ग के जीवन अनुभवों और जीविका का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। अक्सर सपाट नजर आने वाले कथनों में भी वे जीवंत मानवीय संस्पर्श की अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में भी एक खास किस्म का फक्कड़पन है। जो उनकी व्यक्तित्व है उसी प्रकार उनकी जो भाषा है उसमें भी एक फक्कड़पन है। उनकी जो कहानियाँ होती है वह मध्यवर्ग, विशेषकर निम्न मध्यवर्ग के जीवन अनुभवों से रिलेटेड होती है कि जो मध्यवर्ग का जीवन होता है वह कैसा होता है। लोक जीवन की मुहावरों और देशज शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा में एक ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पाठकों को निजी लोक में ले जाती है। मतलब ये जो लेखन करते हैं, जो कहानियाँ लिखते हैं, उसमें देसी शब्दों का, देशज शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनकी भाषा में एक ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पाठकों को अर्थात पढ़ने वालों को निजी लोक में ले जाती है। अमरकांत की कई कहानी संग्रह और उपन्यास भी हैं। जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि उनके ये सभी की सभी कहानी संग्रह है।
और सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सूक्ष्मजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका, ये आदि उपन्यास है। उन्होंने वानर सेना नामक बाल उपन्यास भी लिखा है। तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि मौत का नगर, यह जो उपन्यास है मौत का नगर उपन्यास किसके द्वारा कृत है, अर्थात किसके द्वारा रचित है, इसके लेखक कौन है। तो आपको याद रखना होगा अमरकांत। तो आपको सिर्फ इन्हीं सभी चीज़ों को याद रखना है। जिंदगी और जोग, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुआसा, ये सभी उनके उपन्यास थे, अर्थात कहानी संग्रह थे। सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सूक्ष्मजीवी, बीच का दीवार, ग्राम सेविका, ये सभी उनके उपन्यास थे। और उन्होंने एक वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा था। अमरकांत की प्रस्तुत कहानी का तात्पर्य इस कहानी का नाम बहादुर है। तो इस कहानी में मंझोले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। प्रस्तुत कहानी उनके एक बहादुर की कहानी है, एक नेपाली गवई गोरखे की। परिवार का नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव में स्वच्छंदता के साथ अपने हृदय में एक कसकती अर्थव्यवस्था देकर चले जाने की कहानी लिखता है। लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई संवरी सहज परिको भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है, अर्थात उनकी यह जो कहानी है बहुत अधिक अच्छी कहानी है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारी कहानी का नाम है बहादुर। तो इस कहानी को आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से सुनते हुए चलिएगा। यह कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ी लंबी कहानी है लेकिन बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा यह कहानी सुनने में। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बनी हुई रहेगा, पूरी कहानी को अच्छे से समझिएगा। कहानी को आप अच्छे से समझ जाइएगा तो आप सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आसानी से बना पाइएगा। तो कहानी का नाम है बहादुर। सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना चईका शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफ़ेद नेकर, आंधी बाकी सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में सकाउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग भी खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती, कभी मुझको, और अपने भाई को निश्चय वह पंच बराबर हो गई थी। ये लेखक बताते हैं कि जब वह घर गए थे तो उस घर के साथ उन्होंने एक नौकर को भी ले गए थे। उस नौकर का नाम ही बहादुर था, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो उनकी पत्नी का नाम निर्मला था। इस पाठ के लेखक जो मुख्य पात्र है उनकी पत्नी का निर्मला था। तो निर्मला जो थी उसको घेर कर परिवार के लोग अन्य खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती, उनके लड़के का नाम किशोर था। इन सभी के बारे में आप आगे पढ़िएगा, हम आपको पहले ही बता देते हैं। उनके लड़के का नाम किशोर था। वह कभी मुझको देखती, कभी अपने भाई को देखती। मतलब इस कहानी के जो लेखक है उनके साले साहब जो निर्मला के भाई थे, वह अपने भाई को निश्चय वह पंच बराबर हो गई थी। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे। ओहदों का मतलब होता है पद, मतलब सभी उनके सभी रिश्तेदार और जो भाई थे वे अच्छे पद पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाइयाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर की माला जपने लगी। उसकी तरह अभिभागिन और दुखिया स्थिति को कोई रस दुनिया में होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। तो इस कहानी के जो लेखक हैं वे बताते हैं कि जब अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे तो वे नौकर का सुख देखते थे, लेकिन उनको नौकर का सुख देखने से ईर्ष्या होती थी कि जो मेरी पत्नी निर्मला वह रात दिन खटती रहती है, रात दिन मेहनत करती है। तो इसी के बाद वे नौकर को लाए थे, जिस नौकर का नाम था बहादुर। तो पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था। तो वे अपने साले साहब को ये कहानी बताते हैं, ये पाठ के लेखक। तो यहाँ से आपका कहानी शुरू होता है, यहाँ से आप कहानी को समझिएगा। इससे पहले जो था कुछ टॉपिक था जिसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। जो माँ थी उसकी वह बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों पर निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता। ये फल तोड़ तोड़ कर खाता। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार भैंस को बहुत मारा, जिससे उसकी माँ को बहुत प्यार करती थी और इसलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूर पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका, बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहाँ क्यों आएगा? जरूर लोंडे ने उसको काफ़ी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो मैंने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके
एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वही कहारता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके से घुस गया। अब यहाँ से हम आपको समझाते हैं कि हुआ क्या था। जो इस पाठ के लेखक हैं वे अपने साले साहब को कहानी बताते हुए कहते हैं, नौकर को जो लाए थे उस नौकर के बारे में कहानी बताते हैं कि वह उसका जो घर था वह नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसके जो पिताजी थे वे युद्ध में मारे गए थे। उसकी जो माँ थी वही सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। वह अपने बेटे को अपने घर के काम में हाथ बटाने के लिए कहा करती थी, लेकिन जो है जो लड़का था वह घर के कामों को न कर पहाड़ों पर जाकर कभी चिड़िया के घोंसलों में हाथ डालता था और वहीं फल तोड़ तोड़ कर खाता था। और वह कभी कभार जानवरों को चराने के लिए भी ले जाया करता था। तो एक दिन उसने अपनी भैंस को खूब मारा था और उसकी जो भैंस थी वह उसकी माँ को बहुत अधिक प्यारी थी। अर्थात उसकी माँ अपने भैंस को बहुत अधिक प्यार करती थी, जिस कारण बहादुर जो था वह उस भैंस से चिढ़ता भी था, इसी कारण उसने मारा होगा। तो जो भैंस थी मार खाने के बाद दौड़ी दौड़ी वहीं काम कर रही उसकी माँ के पास चली आई। और उसकी माँ ने जब उसकी भैंस को देखा तो उसने सोचा कि बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वैसे ही तो नहीं आ जाएगी। और उसने जब लड़का को आया तो उसने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान लगाया, कि काल्पनिक अनुमान का मतलब होता है कि उसने अंदाज़ा लगाया कि लड़के ने अर्थात बहादुर ने भैंस को कितना मारा होगा। और उसी के अनुसार उसने एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई कर दी और उसको वहीं करारता हुआ छोड़कर लौट आई। लड़के का जो मन था वह माँ के लिए फट गया था, अर्थात माँ के लिए बिल्कुल ही फट गया था। उसको माँ के प्रति लगाव नहीं था। वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घर घुस गया। फिर उसने घी की इंडिया नहीं, हंडिया होना चाहिए था। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिए। अंत में 9 2 11 हो गया। 9 2 11 का मतलब होता है भाग गया। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था, वहाँ गोरखपुर जाने वाली बस थी। तुम्हारा नाम क्या है जी, मैंने पूछा। अब यहाँ लेखक मिलते हैं उनको, वे कहानी बताते हैं कि वहाँ हमको मिला था बस स्टैंड पर। तुम्हारा नाम क्या है जी, मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। फिर उस लड़के ने कहा, दिल बहादुर मेरा नाम है साहब। उसके सबर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठाक याद नहीं है कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो उसको याद तो अच्छे से नहीं है लेखक को कि उसने उसको क्या क्या हिदायतें दी थी, क्या क्या बात बताए थे, लेकिन उसने उसको कुछ बात कही होंगी कि जो हमारे घर है, हमारे घर में नौकरों को भी घर के लड़के की तरह रखा जाता है। अगर वह मेरे यहाँ नौकर का काम करेगा तो उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। और निर्मला ने उसी समय उसको कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो अभी कहता हूँ यह कहकर अंदर खिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज़ी से बोलना चाहिए। और भी बहुत सी बातें, मतलब निर्मला ने उस नौकर को अर्थात बहादुर को बहुत सारी व्यवहारिक बातें बता दी थी कि तुमको ऐसे ऐसे करना है। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। अर्थात उसका पूरा नाम था दिल बहादुर, लेकिन जो निर्मला थी उसने उदारतापूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। अर्थात घर में उसको बहादुर बहादुर कहकर सब पुकारने लगे। इसीलिए इस कहानी का नाम भी पड़ा बहादुर। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसे कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। ए तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो, ए तुमने शेर देखा है, ऐसी ही बातें। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियां करते थे। वह जितना देर उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। अर्थात जब बहादुर उसके घर में पहली बार नौकर के रूप में काम करने लगा तो उनके घर में बहुत अधिक उत्सुकतापूर्वक वातावरण छाया रहा। उनको लगा कि जैसे उन्होंने घर में एक तोता या मैना को, पिल्ला को जैसे पालते हैं तो खुशी होती है, वैसी ही खुशी उनको बहादुर को रखने पर हुई। बाहर के कुछ लड़के आकर उनको छेड़ते भी थे और पहाड़ी गाना सुनाने के लिए कहते थे, क्योंकि वह पहाड़ पर रहता था और उसको पहाड़ी गाना अच्छे से गाने के लिए आता था। और जो घर के लोग होते थे वे भी उससे छेड़खानियाँ ही करते रहते थे। वह जिनका उत्तर देता था वह अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भुनाती है। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ।
उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि 150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। मतलब वे जो निर्मला थी वह पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती है इन सभी बातों को कि मैं नौकर चोकर को बहुत ही अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। जो लेखक हैं अर्थात उनके जो पति हैं वे उनसे कहती हैं कि 150 अर्थात 100-150 रुपये महीनवारी भले ही और अधिक खर्च हो जाए, पर नौकर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसको एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे और कुछ कपड़े बहादुर के लिए अभी भी बन रहे हैं। ऐसा बात वे अपनी पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती है। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर के नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। हाथ का सहारा लिए बिना वह कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता था। मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता। निर्मला छाती पीटकर कहती थी, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोंछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता, दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, अर्थात वह इन सभी कामों के बावजूद भी न थकता और कहता कि मैं रसोई का भी काम कर लूँगा। जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी दिन उन तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखता तो आकर कहता था, माता जी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। और कोई भी काम जब करता होता समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था और एक बार मेरी तरफ देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी बहन जी की एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा देखने गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? नहीं। क्यों? वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। ये जो कहानी है लेखक अपने साले साहब को बता रहे हैं, तो ये कहानी लेखक भी बोल रहे हैं और कहानी में क्या क्या हुआ समझा रहे हैं। तो आप अच्छे से समझते हुए चलिए कि कहानी में क्या क्या हुआ था। तो वो जब बोलता है कि मार खाना अच्छी बात है, जैसे मार खाना खुशी की बात हो, तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? मतलब फिर निर्मला पूछती है कि अगर तुम अपनी माँ को नहीं चाहते हो, माँ को याद नहीं करते हो, तुम अपना पैसा माँ के पास भेजने को क्यों कहते हो? तब कहता है बहादुर, माँ बाप का कर्जा जन्म भर भरा जाता है। और वह फिर हंसता है। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में टूटी हुई बंसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तर पर पहले बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और चीज़ें उसकी जेब से निकलकर बिस्तरे पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें। वह कुछ देर उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो बहादुर था वह पहाड़ों पर रहता था, उसको पहाड़ी गाने गाने के लिए आता था। तो वह रात को सोने से पहले गुनगुनाने लगता था और पहाड़ी गानों को गाता था। लेकिन लेखक कहते हैं कि हम लोग उन पहाड़ी गानों का अर्थ नहीं समझ पाते थे, लेकिन फिर भी उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछुड़े हुए साथी को बुला रहा हो। दिन मज़े में बीतने लगे। बरसात आ गई थी। पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान, जिसके पास मुझे सदा गर्व रहा, अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था।
दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है, घर के सवांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी, आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है। पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है? वे तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया में किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। निस्संदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई थी। अब कोई एक खर भी न टसकाता था। किसी को मामूली से मामूली काम होता तो वह बहादुर को आवाज़ देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। इसी तरह की फरमाइश से बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले से ही सो जाते और सवेरे 8 बजे के पहले न उठते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी सोन शौकत और रोब दोब से रहने का कायल था और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने से ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभार कोई गड़बड़ी भी हो जाती। जब ऐसा होता, किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियां देता, उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। तो ये बताया गया। इससे पहले हमने आपको बता दिया था कहानी के शुरुआत में कि इस पाठ के जो लेखक हैं उनकी पत्नी का नाम निर्मला है, उनके नौकर का नाम बहादुर है और उनका एक बड़ा लड़का किशोर भी था। तो बहादुर जो था वह इस घर के लोगों को सभी को बहुत ही अच्छे से आराम देता था। वह सभी कामों को करता था, दिन रात लगा हुआ रहता था। उसके आने से जो निर्मला की तबीयत में खराबी थी वह भी सुधर गई थी। वह किशोर जो था उसको अपने काम को बहुत ही नियमतापूर्वक, बिल्कुल ही कड़े अनुशासन में उसने अपने काम को समझा दिया था कि सुबह उठकर तुम्हें मेरे जूते को पॉलिश करना है, उसके बाद कॉलेज जाने से पहले मेरी साइकिल को साफ़ करना है, रोज़ मेरे कपड़ों की धुलाई करना है, रोज़ मेरे कपड़े को इस्त्री करना है अर्थात आयरनिंग करना है। और सोते समय वह नित्य दिन अर्थात प्रत्येक दिन बहादुर से अपने शरीर की मालिश करवाता था, मुक्की भी करवाता था। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी भी कोई गड़बड़ी हो जाती थी तो वह बहादुर पर गर्जन तर्जन करने लगता था, उसको मारता भी था, एक हाथ छोड़ देता था। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। देख बे किशोर चेतावनी देता, मतलब किशोर चेतावनी देते हुए कहता था, देख बे मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला काम चोर, करता क्या है तू, बैठा बैठा खाता है। मतलब ये बात चेतावनी देते हुए किशोर बहादुर को कहता है। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है, फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। हाँ, एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यही था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। मतलब शाम को जो बहादुर था वह किशोर की साइकिल को साफ करना भूल गया था और उसी दिन दफ्तर से जो लेखक थे वे जल्दी आ गए थे और उन्होंने देखा कि किशोर जो था वह बहादुर की डंडे से पिटाई कर रहा था और निर्मला दूर खड़ी होकर सिर्फ और सिर्फ मना कर रही थी। तो इन सही बात को देखने के बाद किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी। तो उसका काम करने से जो बहादुर था उसने इनकार कर दिया था। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? अब लेखक बोलते हैं, तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? वह रोते हुए बोला। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने उसे सुअर का बच्चा कहा था जो उससे बर्दाश्त न हुआ। निस्संदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती है। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार में अच्छा नहीं कहा जा सकता था, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और भी गंभीर दायित्व भी थे। मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं, तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो, घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई न रखेगा। जाकर दूसरे घरों में देखे तो पता लगे, नौकर चाकर भर पेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो सब खत्म हुआ, अब काम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी वह प्रश्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा, वही पहाड़ी गाने वह देर तक गाता रहा।
रात में वही नेपाली टोपी पहन लेता था डेली। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटियां बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। जो निर्मला थी वह बहुत पतली पतली रोटियां बनाती थी। स्त्रियों का यह होता है कि वे पतली पतली रोटियां बनाती है, इसलिए वह बहादुर से रोटी बनाने को नहीं कहती थी। लेकिन मोहल्ले के किसी औरत ने उससे यह सिखा दिया था कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती है। महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। यह बात निर्मला को जंच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप अपनी रोटियां तू चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना खाना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता को इसके लिए अलग अलग रहा है कि सारे घर के लिए रोटियां मैंने बनाई, इसके लिए इसके साथ भेद क्यों? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है, समझ जा। रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा। निर्मले का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के, इसलिए तुझे किशोर मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा, बहादुर बोला। मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सेकवाती थी। वह रोने लगा था। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तू मुझसे जिद कर रहा है? घर के लड़कों की बराबर बन रहा है? मारते मारते मुंह रंग दूंगी। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी, अपनी बनाई रोटियां मोटी और भद्दी रोटियों को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी में से उसने खाना खा लिया। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती थी तो उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे। कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते थे। वे दोनों व्यक्ति कौन थे? एक निर्मला थी और उसका बड़ा लड़का किशोर था। बरसात बीत गई थी। आकाश दर्पण की तरह स्वस्थ दिखलाई देता था। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मज़े में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। तो मैंने बहादुर से कह दिया कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो अपने पैसे को लेता हुआ जाएगा। पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। कभी कभी इसको रोकना चाहता था मैं, फिर यह सोचकर चुप लगा जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। मतलब मारपीट जब अधिक होने लगी, गाली गलौज अधिक होने लगी, तो जो बहादुर था उससे किसी किसी काम में लापरवाही होने लगी, गलतियाँ होने लगी। तो जो लेखक हैं वे चाहते थे मन ही मन कि मैं इसको रोकना चाहता था। फिर यह सोचकर चुप लग जाता था कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। ये बात सोचकर वह चुप रहता था लेखक। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वह बीवी बच्चों के साथ थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छलने लगी। पर इसी समय एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है? मैंने पूछा। निर्मला ने पूछा, क्या बात है? इधर उधर क्यों झांक रही हो? कभी चारपाई के नीचे, कभी पेज के पास। तो रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्त मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे थे, पर वह मिल नहीं रहे हैं। आपको ठीक याद है ना? हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपये मैंने खूंटे में बांध कर रखे थे। रिक्शे वाले को देने के लिए खूंटा खोला ही था। फिर वे रुपये चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपये की मिठाई मंगा लूँगी और कुछ बच्चों के हाथ में रख दूँगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लेती आती। किसी के यहाँ हाली हाथ जाना तो अच्छा भी नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं कहीं की न रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमी स्वर में कहा था, जरा उससे पूछिए ना, वह इधर आया था, कुछ देर यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। अब बहादुर को इस दिशा करते हुए बोलती है निर्मला को कि उससे पूछिए ना, उसने तो पैसे नहीं चुराए हैं। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा।
यू डोंट नो दिस पीपल आर एक्सपर्ट्स इन दिस आर्ट। रिश्तेदार ने कहा, रिश्तेदार ने अंग्रेजी में बोलते हुए कहा, यू डोंट नो दीज पीपल्स आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, मतलब तुम नहीं जानते हो, इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वे इन सभी कामों में एक्सपर्ट होते हैं चोरी करने में। अर्थात वह उसको इंग्लिश में कहती है कि ये जो नौकर चाकर होते हैं ये सभी चोरी करने में एक्सपर्ट होते हैं। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा, वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था, अर्थात आटा सून रहा था रोटी बनाने के लिए। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसे 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है, न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा, जी बाबूजी इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपये उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। जो पाठ के लेखक हैं वे उसको कड़वे स्वर में बुलाते हैं तो कहते हैं, बहादुर कहता है जी बाबूजी, तो वह बोलता है इधर आओ। यहाँ आकर खड़ा हो गया वह, तो उससे रुपये उठाने की बात पूछी जाती है। जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहाँ खड़े नहीं थे? रिश्तेदार की पत्नी ने कहा, फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चे को देने के लिए रुपये रखे थे। मैं तो बुरी फंसी, अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा, मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सहसा उछल कर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब की एक अजीब हरकत कि अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोले, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपये दे दूंगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया 2 रुपये लेने से और इस बात को अपने ऊपर मढ़ने से कि मैंने ये 11 रुपये चोरी किए। इसके बाद रिश्तेदार साहब ने 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जिसे पुलिस को देने जा ही रहे हो, लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते और उससे धीमे धामे शब्दों में पूछताछ करने लगते। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाक होते हैं। किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ। भालू बंदूक से कम थोड़े होते हैं। ये चलिए, इतना नुकसान लिखा ही था। मतलब वे बोलता है कि ये भालू बंदर से कम थोड़ी होते हैं। इधर उधर पैसे जमीन में गाड़ आया होगा या फिर झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा। इतना 11 रुपये का नुकसान मुझे लिखा हुआ था। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसके कुत्ते की तरह दूर दुराया करते। किशोर तो जैसे उसके जान के पीछे ही पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। एक दिन मैं जब दफ्तर से विलंब आया, निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपने माँ के पास बैठी खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी। जो बहादुर था वह रोज़ अंगीठी जला देता था शाम को, तो जब वह दफ्तर से आया तो उसने देखा कि अंगीठी भी अभी नहीं जली थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिला मले हुए रखे थे, सारा घर जैसे काट रहा था। इतना चीज़ सब चीज़ देखने के बाद उसने पूछा, क्या बात है? मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। भाग गया? क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे से ही बड़ा प्रश्न था, हमेशा माताजी किए रहा। दोपहर में खाना खाया और उसके बाद आंगन से सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था। सिर हाथ से छूटकर गिर गई और 2 टुकड़े हो गई। शायद इसी डर से वह भाग गया होगा कि लोग मारेंगे। पर मैं इसके लिए उसको इसके लिए थोड़े कुछ कहती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं है। कुछ ले गया? अब लेखक पूछा, कुछ ले गया? यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तरा, उसके जूते सभी छोड़ गया है। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उससे थोड़े रोकती, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना ओढ़ा कर भेजती। हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपये रख देती, 2-4 रुपये और अधिक दे देती। पर वह तो कुछ ले ही न गया। और वे 11 रुपये? अरे यह सब तो झूठ है। मैं पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चे को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए परपंच रचते हैं। उन लोगों को क्या मैं नहीं जानती? उनके लिए रुपये रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर पर ही छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हो रहा है।
किशोर को भी बड़ा अफसोस है, उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। जो लेखक है वे पूछते हैं कि जो 11 रुपये थे उसका क्या हुआ। इस बात को जब पूछते हैं तो निर्मला बोलते हुए कहती है कि ये सब तो झूठ है। मैं पहले ही जानती हूँ कि जो रिश्तेदार होते हैं जब वे घर आते हैं उनको पैसा नहीं देना होता है तो वे इधर उधर की परपंच रहते हैं, इधर उधर की बात को बनाते हैं कि उसने पैसा चुरा लिया, वह यहाँ पैसा भूल गई। तो इस बात को सुनकर उसके लेखक के कलेजे में जैसे कुछ छोड़ रहा हो। किशोर को भी जब वह भाग गया बहादुर तो किशोर को भी बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। उसने सारा सहन छाड़ मारा पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता, उससे माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया है वह, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया, मैं चिल्लाना चाहता था, लेखक चिल्लाना चाहता था इन सभी बातों को सोचकर, पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वही चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं ना मारता तो शायद वह न जाता। मैंने आंगन में नज़र दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था, अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैंने उठकर अलगनी के पास गया, उसके नेकर के जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज़ की नावें। अर्थात जो लेखक थे वे उसके पैंट की जेब में से इन सभी चीज़ों को निकालने लगे। जब वह सोने से पहले टोपी को पहन लेता था और इन सभी चीज़ों को बाहर निकाल कर खेलने लगता था। तो यहीं से आपका पाठ समाप्त हो जाता है। इस पाठ को आप अच्छे से ज़रूर समझ गए होंगे कि बहादुर कौन था, कहाँ से आया था, किसके यहाँ काम किया था और आखिरकार उसके भागने का कारण क्या था। इसी से रिलेटेड इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद इस पाठ का ऑब्जेक्टिव और जो किताब में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं पाठ के साथ वाले, उसके लिए भी मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इससे हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा और मेरे पास क्लास 10th के स्टूडेंट्स और अधिक आ जाएंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर इसके PDF के अलावा आपको अन्य चैप्टर के PDF और क्लासेस के अपडेट भी मिलते रहेंगे। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बात समझ नहीं है, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को मुझ तक व्यक्त कर सकते हैं। और आप हमारी वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।